कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने बता दिया था कि क्या क्या इसमें चीज होती है। अब लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखो यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। रंगहीन गंधहीन गैस है। रंगहीन गंधहीन गैस है। मतलब जिसमें ना तो रंग होता है नो दिखाई नहीं देती है। सिर्फ रंगहीन बोल रहे हैं, इसका मतलब दिखाई भी नहीं देगी ये। गंधहीन का मतलब कोई गंध भी नहीं है। लिखो इसका, यह एक अम्लीय गैस है। यह एक अम्लीय गैस है। अब अम्लीय क्यों है? क्योंकि अगर इसको पानी में घोलते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। किसी के लिए भी कहेंगे कि ये अम्लीय है गैस, इसका मतलब है कि अगर उसको पानी में घोला जाएगा तो वो विलयन जो है वो अम्लीय होगा, या यूँ कह सकते हैं कि उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। तो ये अम्लीय गैस होती है। और ये कोल्ड ड्रिंक होता है, ये इसका अम्लीय विलयन ही होता है CO2 का, मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद में लिखिए ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। फिर आगे लिखिए ये एक ग्रीन हाउस गैस है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। लिखो इसके वायुमंडल में उपस्थिति, इसके वायुमंडल में उपस्थिति रात के समय पृथ्वी को बहुत अधिक ठंडा होने से बचाती है। रात के समय पृथ्वी को बहुत अधिक ठंडा होने से बचाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी के वायुमंडल में है। और ध्यान रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ऐसा है कि जो दिन भर गर्मी पड़ती है, जो सूर्य की जो गर्मी ज़मीन पे आती है, और जब रात होती है और सूरज जब छिप जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक खासियत होती है कि वो ये जो गर्मी वापस जो लौट के जाती है, ज़मीन से टकरा के वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, तो इस गर्मी का कुछ हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है। और सोख लेने के कारण से जो रातें, वो रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होने से क्या होता है, बचाव होता है उसका। अब जितनी ज़्यादा गर्मी दिन में पड़ेगी उसका कुछ परसेंटेज ये कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगी। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती ना, तो दिन में तो जैसे भी ये गर्मी पड़ रही है और रात को वापस आपको रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है, ये वाली सर्दी पड़ती मतलब। तो ये इस प्रकार से जो है कंडीशन हो जाती। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब यही बात आप सर्दियों में कंपेयर करो। अभी कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि नहीं होती तो बढ़िया होता, रात को आराम से सोते, लेकिन
यही चीज़ आप सर्दियों के लिए कंपेयर करिए, उस समय आपका क्या हाल होता। ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इस गर्मी को रोक के रखती है पृथ्वी पे, जिससे रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होने से बचती है। ग्रीन हाउस गैस का भी यही मतलब है कि ये जो यूरोपीय देश हैं, जो ठंडे प्रदेश है जहाँ बर्फ़ गिरती है या ठंड बहुत पड़ती है, पूरे साल ही ठंड पड़ती है, वहाँ पे कुछ भी वनस्पति नहीं होती, कुछ फसलें कुछ नहीं होती है। कुछ शीतकालीन फसलें होती है जो कि बर्फ़ में उगती है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते हैं। तो वहाँ पर भी जो कुछ लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं समझ लो, वो क्या करते हैं कि अपने घर में एक कांच का कमरा बनाते हैं, अपने जो बाहर दलान होता है उसमें। और उस कांच की एक खासियत होती है कि वो कांच गर्मी को आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और वहाँ वो टेम्परेचर होता नहीं है। तो वो कांच की एक खासियत होती है कि जितनी उसको गर्मी मिलती है वो सोखता रहता है, उसको वापस नहीं जाने देता। हालांकि कम ही होती है लेकिन, तो वो अंदर के साइड से वो कमरा काफ़ी गर्म होता है। और उसको गर्म क्यों रखा जाता है, काफ़ी गर्म का मतलब वहाँ के हिसाब से गर्म, मतलब ये नहीं है कोई उबलने नहीं लगता है, मतलब नॉर्मली थोड़ा टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो जाता है बाहर की तुलना में। और वो क्योंकि घर कांच का बना हुआ होता है और उसमें हरे पेड़ पौधे खूब सारे उगे हुए होते हैं, आप उसको दूर से देखोगे तो वो आपको हरा नज़र आएगा, इसलिए उसका नाम क्या है, ग्रीन हाउस। तो वहाँ जो काम कांच करता है ना, ये गर्मी को सोखने का, ये पृथ्वी के चारों तरफ यही काम कौन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है, ध्यान रखना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ध्यान रखना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा इस वजह से ज़रूरी है पृथ्वी के लिए, नहीं तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी रात के समय में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे, अब लेकिन मनुष्य ये नॉर्मली रहता जब तक तो ठीक था, क्योंकि दिनों दिन आप देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मतलब एक मौसम में जो नॉर्मली परिवर्तन होता है वैसा परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पर गर्मी हमने खुद नहीं बढ़ा ली है। कैसे बढ़ा ली है कि जैसे हम लोग एसी का यूज करते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं, तो एसी और फ्रिज में ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये ऊपर जाके ओजोन परत में छेद करता है। तो ओजोन परत, अब ध्यान रखना आप, गर्मी का जो परसेंटेज है जब सूर्य से प्रकाश आता है धरती पर तो उसका 51% तो जो है 51% तो अंतरिक्ष सोख लेता है उस गर्मी को। अब आप देखेंगे कितनी गर्मी आप तक पहुंच रही है। फिर ये हमारा वायुमंडल है, और वायुमंडल में भी खास तौर पे ओजोन परत, वो उसमें से सिर्फ 7% को छोड़ के बाकी सारा सोख लेती है। यानी सूरज के सिर्फ 7% ही गर्मी हमें मिल रही है, जितनी है, जितनी होनी चाहिए। लेकिन अब हम फ्रिज और एसी का यूज करके और क्या कर रहे हैं, उस ओजोन परत में छेद कर रहे हैं। तो जहाँ छेद हो रहा है तो फिर गर्मी थोड़ी ज़्यादा आ रही है नीचे, तो ये गर्मी इसलिए दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी बढ़ रही है तो फिर जाहिर सी बात है कि अब इनका फ्रिज एसी का इस्तेमाल और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो और गर्मी बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो फिर बर्फ़ के बहुत सारे पहाड़ है वो पिघलने लग गए हैं, और पिघलने की वजह से नदियों में पानी ज़्यादा हो गया है, तो बाढ़ आ जाती है अक्सर।
इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये ग्लोबल वार्मिंग है, भूमंडलीय ताप वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? ताप में वृद्धि करना, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ये ताप में वृद्धि होना। तो ये जो चीज है तो जो भूमंडलीकरण तापमान में वृद्धि है उससे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर, ये बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, और बर्फ के पहाड़ पिघलने की वजह से बाढ़ आ रही है। एक तो जैसे अपने देश में भी बिहार वगैरह में हर साल बाढ़ आती है, और इसके अलावा जो है कई सारे जो द्वीप हैं, समुद्र के पानी का लेवल ऊंचा हो गया है, और वो पानी का लेवल ऊंचा होने की वजह से कई द्वीप तो डूब गए, और कई द्वीप ऐसे हैं जिनके डूबने का खतरा है। आपने एक नाम सुना होगा एक देश का, हॉलैंड। हॉलैंड की ज़मीन नीचे है और समुंदर से भी, तो वहाँ उस देश को समुंदर से बचने के लिए चारों तरफ दीवार बनानी पड़ रही है अपने बीच के। और अब पानी का लेवल इसी तरह से होता रहा तो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी एक जीके का अच्छा टॉपिक है मतलब, और इस पर एक हॉलीवुड की मूवी बनी हुई है द डे आफ्टर टुमारो, वो मतलब काफ़ी अच्छा, उसमें ग्लोबल वार्मिंग में क्या क्या हो सकता है, मतलब जो हुई है पूरी दुनिया की घटनाओं को उसने एक ही शहर के ऊपर जो है इस तरीके से कि इसमें हिंदी में भी है, मतलब शायद क्या नाम है हिंदी में उसका, कल के बाद। तो ये वास्तविक सच्चाई है। देखिए अब आप सोचेंगे कि मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो वो अब हम नॉलेज के लिए क्या है कि इस चीज़ को समझने के लिए कई ऐसी चीज़ें होती है जिसको बड़े अच्छे तरीके से ऑडियो विजुअल तरीके से बड़ा बढ़िया तरीके से समझा जाता है, मतलब देखकर और सुनकर, उसको देख के लाइव, और वो बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आती है, बजाय इसके कि मैं आपको थ्योरी में बता रहा हूँ। मतलब तो ये कई सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी मतलब उससे समझ में आ जाती है बात, क्योंकि ये भी एक जीके का बहुत अच्छा टॉपिक है, भूमंडलीय ताप वृद्धि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका एक रीज़न ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। हालांकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कोई नहीं है, हमने ही अपने जो करतूतें हैं उसकी सहायता से ये कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दिया, और इस वजह से ये गड़बड़ हो गई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो है उपयोग है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये भी लिख लो आप कि यह ग्लोबल वार्मिंग इसको हिंदी में कहते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। भूमंडलीय ताप वृद्धि ये हिंदी है इसकी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, के लिए उत्तरदायी है। अब आगे ये कुछ चीजें हैं, ये आपको याद करनी है, आप लिख लें। अब देखिए कार्बन के यौगिक होते हैं, उसके अंदर कार्बन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी, 10 भी, 50 भी, ऐसे। लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मल यौगिक हैं वो अपना 10 तक काम चलता है। तो किसी भी चीज में जो कार्बन की संख्या है, कोई भी यौगिक है कार्बन का, उस कार्बन की जो संख्या है, उस कार्बन की संख्या को इसमें कहते हैं जनक श्रृंखला।
और जनक श्रृंखला जो है उसका नाम होता है कार्बन की संख्या के अनुसार। कि कार्बन की संख्या इतनी है तो इसका नाम ये होगा, 2 है तो ये होगा। तो ये आपको 10 तक याद करना है इससे आगे के टॉपिक, और आज ये याद हो जाना चाहिए, यानी कल जब आप वापस आए कि जैसे किसी में अगर 1 कार्बन है तो उसको मैथ कहते हैं, 2 कार्बन है तो उसको एथ कहते हैं, इसी तरह 3 कार्बन है उसको प्रोप कहते हैं। बस ये सीधा सीधा रटना है, उतार लें आप साथ साथ ही। ये 10 तक हैं, ये आप याद कर लें बस। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहले या फिर ऐसा लिखो हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले एक बार इसको रहने दो, हाइड्रोकार्बन लिखिए, हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट है, इसके बाद का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ये तो याद करने की चीज़ है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करना है बस। हाइड्रोकार्बन लिखिए, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक। कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर आगे लिखिए पैराग्राफ लाइन चेंज करके, यदि हाइड्रोकार्बन में कार्बन व हाइड्रोजन के अलावा, यदि हाइड्रोकार्बन में कार्बन व हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु भी उपस्थित हों, तो इन्हें हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। व्युत्पन्न कहते हैं। व्युत्पन्न कहते हैं। व्युत्पन्न का मतलब जैसे कि किसी को किसी और के पहचान के आधार पे याद किया जाता है। एक तो कोई ओरिजिनल हो जिसकी खुद की पहचान हो, अपनी, इसको खुद को जानते हो। अब आप अपने ननियाल में जाओगे तो वहाँ जैसे आपको नहीं जानते हैं तो आपकी पहचान क्या होगी, आपकी मम्मी के नाम पे होगी, ठीक है ना। क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? हाँ, तो जितने भी हैं वो ये कहेंगे कि भाई शबनम का लड़का है, शबनम का छोरा है,
तो मतलब यहाँ ननियाल में आप अपनी माँ के व्युत्पन्न हो, ये व्युत्पन्न का मतलब है। माँ से बने हुए हो, मतलब वास्तव में भी है ऐसा, सही भी है ये बात। अगर आप अपने दादी के घर में जाओगे कोई, तो फिर वहाँ आपको अपने पापा के नाम से जाना जाएगा। आपके कोई दादाजी का रिश्तेदार है तो या दोस्त है, तो वो उसको पहचानने के लिए क्या बताएगा कि फलाना को पोतो है। तो ये व्युत्पन्न होता है इस तरह से, इस चीज़ को व्युत्पन्न कहते हैं। यानी कि उसका जो नाम है वो किसी और के आधार पे दिया जाएगा। आगे लिखिए, फिर से लाइन चेंज करके कि हाइड्रोकार्बन व इनके व्युत्पन्नों को, हाइड्रोकार्बन व इनके व्युत्पन्नों को संयुक्त रूप से कार्बनिक यौगिक इसके इंग्लिश भी लिख लें आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ORGANIC, कंपाउंड COMPOUND कहते हैं। अब देखिए आगे हम यौगिक पढ़ेंगे, उसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, आपको दिख जाएगा, तो इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उसमें ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो, तो हाइड्रोकार्बन तो है वो, यानी ये दो चीजें तो कंपलसरी है। लेकिन वो हाइड्रोकार्बन ओरिजिनल नहीं है, वो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अगर कोई आप अदर एटम देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो वो क्या है? फिर वो हाइड्रोकार्बन का क्या है? व्युत्पन्न है। और अगर आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, और वैसे तो आपके क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कह देते हैं? कार्बनिक यौगिक। अब ध्यान रखना भाई, ये कार्बनिक यौगिक का जो इंग्लिश वर्ड है ये ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक ऑर्गन से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है? जैविक। यानी कि हमारे जो शरीर है, पहले जितने भी कार्बनिक यौगिक थे, वो कार्बनिक यौगिक, एक वैज्ञानिक ने ये कह दिया था कि भाई कार्बनिक यौगिक है वो धरती पे बनते नहीं है, उनको बनाया नहीं जा सकता, लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिक जो है, एक जमाने में एक वैज्ञानिक था बर्जिलियस, इस बर्जिलियस ने साइंस में ये फतवा दे दिया कि कार्बनिक यौगिकों को लैब में बनाया नहीं जा सकता, और इनको तो क्या होता है? जीवों के शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। और ये जीवों के शरीर से, उसको पूछा भाई बनते कैसे हैं जीवों के शरीर में, तो हालांकि वो खुद नास्तिक था, ईश्वर को, अल्लाह को नहीं मानता था, तो उसने कहा कि जीवों के शरीर में कोई रहस्यमय शक्ति है, कोई सीक्रेट पावर है, वो इसको बनाती है। मतलब वो इनकार भी करते हैं और फिर उस चीज़ को, तो ये काफ़ी समय तक वो बर्जिलियस के फतवे को मान के बैठे रहे लोग। तो फिर उस समय कार्बनिक यौगिक 30-40 ही थे बस दुनिया में। अच्छा, एक और बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बनिक यौगिक नहीं है, कारण उसमें हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ ध्यान रख लेना ये बात, कार्बन और हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है।
तीसरी कोई चीज हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, होगी तो भी वो हाइड्रोकार्बन हो सकता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होगा, और नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये बर्जिलियस की बात मान के सारे जने बैठे रहे। अब कुछ लोग होते हैं जो इस चीज का, अब जैसे फॉर्मिक अम्ल है, हमने पढ़ा था कि वो उसमें लाल चींटियां, उसका नाम फॉर्मिक अम्ल क्यों पड़ा, वो लाल चींटियां, जब पहले फॉर्मिक अम्ल की जरूरत पड़ती तो लाल चींटियों को उबाल के और फिर उसको निकाला जाता, क्योंकि बर्जिलियस की धारणा थी कि भाई नहीं कर सकते। एक यौगिक है यूरिया, ये जो यूरिया है ना, ये मनुष्य के पेशाब में मिलता है यूरिया, बल्कि पेशाब इसलिए आता है मोस्टली के शरीर में से यूरिया को बाहर निकाल दें, यूरिया क्रिएटिनिन होते हैं वो बाहर निकल जाएं शरीर से, और भी कुछ चीज़ें होती है लेकिन मोस्टली ये यूरिया होता है, ये शरीर में जहर बनता है समझ लो एक तरह से। तो पहले जब यूरिया को निकालना होता था, प्राप्त करना होता, कोई काम के लिए ज़रूरत होती तो पेशाब में से निकाला जाता था, और इसलिए इसका नाम यूरिया है। यूरिया यूरिन से बना है, यूरिन मतलब पेशाब, मूत्र, तो यूरिया इसका नाम इसलिए यूरिया है। और आपको पता होगा कि आज यूरिया एक बहुत कॉमन खाद है, हर एक को देना ही पड़ता है ये खेती के लिए। तो ध्यान रखना, ये वॉलर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले लैब में यूरिया बना के दिखाया, और बर्जिलियस का जो धारणा है, बर्जिलियस की धारणा को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। ठीक है ना, ये भी आप लिख लें, जीके की बात है। यूरिया प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक यौगिक है। यूरिया प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक यौगिक है। इसे वॉलर, इसको वैसे वोहलर बोलते हैं, इसे वोहलर ने बनाया और बर्जिलियस के जैव शक्ति सिद्धांत को, बर्जिलियस के जैव शक्ति सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। अब ये बर्जिलियस ने कहा था ना कि रहस्यमय शक्ति इससे बनते हैं, तो इस बर्जिलियस को जब पूछा गया तो बर्जिलियस को जब ये पूछा गया कि भाई उसका क्या नाम है उस रहस्यमय शक्ति का, तो बर्जिलियस ने उसका नाम दिया जैव शक्ति, मीन्स बायो पावर, कि भाई जैव शक्ति है उसका नाम। तो ये बर्जिलियस जो है, इस बर्जिलियस के सिद्धांत को, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है, और इस इम्पोर्टेंट बात को जो है, और ये देखे, ये हमारे यहाँ भी ये है कि कई ऐसी चीजें थी जो उस जमाने में रोक दी गई थी, कुछ वजह होती थी उसके, यानी उसकी इजाजत नहीं होती थी, मतलब जैसे कि पक्के घर बनाने की इजाज़त नहीं थी उस समय, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, बाद में दे दी गई। तो ध्यान रखना, ये हमारे लोगों के अंदर भी जो ये है ना, ये अब आपके दिमाग में ये जो ठूंस दी गई है ना, ये जो नेकियां, पता है क्या हुआ, जैसे वॉलर ने यूरिया बनाया, दूसरे वैज्ञानिकों ने भी जब पता चल गया कि वॉलर का फतवा गलत, इसका बर्जिलियस का फतवा गलत है, ये बन सकते हैं, फिर उन्होंने इतने बनाए कि आज 2 लाख से भी ज़्यादा है।
तो गलत बातें हैं, गलत कंसेप्ट है, वो बदलने चाहिए। मतलब हैं, शुरुआत ही नहीं करी, क्योंकि वो एक के पकड़ के बैठ गए कि बस ये इन्होंने कह दिया तो बस वो मतलब है। तो वो उसका जो सही मूल है वो नहीं पहचाना। तो आज इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, ये कार्बनिक यौगिकों की वजह से है, जो हम इनके आगे अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कार्बनिक यौगिकों ने बहुत इजी कर दिया है लाइफ को। इसका आप एक एग्जाम्पल देख ले, प्लास्टिक, फाइबर, ये कार्बनिक यौगिक है। अब आप देखो इनके यूजेज है, उसके ऊपर आप गौर करो कि कितनी ज़्यादा आप लोगों के लिए सुविधा। एक चीज़ है, साबुन है, कार्बनिक यौगिक है। अब वॉलर की बात, इसकी ब्राजीलियस की बात मान के बैठे रहते तो आप, ये हम लोग भी मिट्टी से नहा रहे होते, आज भी मिट्टी रगड़ रगड़ के नहा रहे होते आज भी। मतलब तो वो क्या होता है कि कई बार जो मूल बात होती है उसमें कोई हर्ज नहीं है कि उस पर एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। वॉलर ने कर लिया और इसकी राख खोल दी और बहुत सारे कार्बनिक यौगिक जो है वो प्राप्त हो गए। तो कल आप ये याद करके आना, जिसको याद होगा